नमस्कार साथियों। आइए आज हम राजस्थान की नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। लास्ट सेशन में हमने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जाना और अब हम जानेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। देखिए साथियों, राजस्थान की प्रमुख नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना या जिसे हम राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं वो आती है। इसके अलावा गंग नहर आती है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नौहर नहर है वो आती है, नर्मदा नहर और गुड़गांव नहर या यमुना लिफ्ट नहर के नाम से जाने। अगली बात करें तो भरतपुर नहर है और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। ये 7 नहर परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। सबसे पहली बात, इसका उद्घाटन है वो 31 मार्च 1958 में हुआ। कब हुआ? 31 मार्च 1958 में। और किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरु गंगा कहा। अब देखो, राजस्थान नहर का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा किसने कहा? तो जिसने उद्घाटन किया उसने कहा। और उद्घाटन किसने कहा? गोविंद वल्लभ पंत ने। याद रहेगा पॉइंट। अब बात करते हैं इसके निर्माता हैं वो कौन है। तो याद रखना, इंजीनियर कंवर सेन है। इंदिरा गांधी नहर के जो निर्माता हैं वो कौन है? तो याद रखना वो है कंवर सेन। अच्छा, अब बात करें किन नदियों से मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे सतलज और व्यास। हरिके बैराज जो है, जहां पर हरिके बैराज पे सतलज और व्यास का संयोजन है, वहीं पे बनी है हमारी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जो नदी है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी है वो है सतलज एवं व्यास नदी, या यूं कहें हरिके बैराज के द्वारा। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है इसके निर्माण चरणों की। तो आईजीएनपी की जो चरण हैं उनको 2 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखें, तो इसकी लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 649 किलोमीटर। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में इस नहर का लगभग 400 किलोमीटर का, यूं कहें मतलब 393 किलोमीटर उसका निर्माण किया गया और वो फीडर नहर बनी उसमें से और एक बनी मुख्य नहर। तो फीडर नहर जो बनी वो 204 किलोमीटर लंबी थी और मुख्य नहर है वो 179 किलोमीटर लंबी थी, 189 किलोमीटर लंबी थी, सॉरी। अब जो फीडर नहर है उसके अंदर आप देखेंगे तो पंजाब का इलाका है और एक राजस्थान का इलाका। पंजाब के इलाके में हरिके बैराज वाला इलाका बना, उसके बाद में हनुमानगढ़ का जो मसीता वाली है वो इलाका बना, और मुख्य नहर की बात करें तो उसमें मसीता वाला जो हनुमानगढ़ है, इसके अलावा पुंगल जो बीकानेर का इलाका है वो बना। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में इसमें 256 किलोमीटर लंबाई इसकी बनाई गई और उसमें बीकानेर का पुंगल और जैसलमेर का मोहनगढ़ है, वहां तक इसका निर्माण हुआ। तो ये 2 चरण आप इसके देखेंगे। अब थोड़ा सा डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये व्यास और ये सतलज, ये व्यास नदी, ये सतलज। व्यास और सतलज जब यहां से निकल रही है, ये व्यास नदी आ रही है ऐसे और ये सतलज नदी, इन पर यहां पर देखोगे तो बना है हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहां पर है? तो ये पंजाब के फिरोजपुर के अंदर है। कहां पर है? फिरोजपुर के अंदर। और इससे देखो, इसके प्रथम चरण में बात करें तो एक नहर निकाली गई इस तरह से। ये पूरा का पूरा प्रथम चरण है जो आप देख रहे हैं यहां से यहां, मतलब ये वाला पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं इस इलाके में आप देखो, वो जो मैंने पहले मेंशन किया वो एरिया कवर कर रहा है। आप इस बात को देखें, यहां से समझें। तो यहां जो फीहर नहर बनी है वो 204 है, फीडर जिसको बोले, और मखीती वाला जो नहर है हनुमानगढ़ का वो इलाका है, मुख्य नहर है ये वाला इलाका। यहाँ पुंगल बीकानेर में यहाँ पे पहला चरण खत्म हुआ। तो हरिके बैराज से लेकर ये चला पुंगल बीकानेर। द्वितीय चरण में जो मुख्य नहर है उसको आगे जैसलमेर के मोहनगढ़ तक ले जाया गया, ये आप देखेंगे मोहनगढ़, और इसकी उप शाखा बनी वो बाबा रामदेव वाला जो इलाका है जैसलमेर के अंदर, वहां तक ये बनी।
तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा समझना है। अब बात करने वाली है इसमें जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो आईजीएनपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मतलब इंदिरा गांधी नहर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पेयजल आपूर्ति है। अब जो और भी महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है वो ये है कि भाई वित्तीय सहयोग कौन दे रहा है। तो विश्व बैंक है वो इसके निर्माण में वित्तीय सहयोग दे रहा है, और इसके लिए जो सिंचाई हेतु 7 हैं वो लिफ्ट नहर बनाई गई और 9 इसकी शाखाएं बनाई गई, याद रहेगा। अब आगे चलें तो इसकी लिफ्ट हैं वो कौन कौन सी हैं। आईजीएनपी की सभी जो लिफ्ट हैं वो बाईं ओर स्थित हैं, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। इसका धरातल क्या है, ऊंचा है। अब देखो इसमें लिफ्ट कौन सी हैं। तो शेखावाटी जो रीजन आप देखोगे और उधर से हनुमानगढ़ को शामिल कर लिया जाए तो यहां पर राजस्थान में है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो परियोजना है वो। अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना कहां, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। अभी शेखावाटी रीजन में स्पेशली झुंझुनू में पेयजल आपूर्ति के लिए जिस योजना की बात चल रही है वो इसी योजना को, इसी लिफ्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को लेकर। उसके बाद में आती है कंवर सैन लिफ्ट, तो ये गंगानगर और बीकानेर के लिए है। पन्ना नाल बारूपाल लिफ्ट है, ये नागौर और बीकानेर के लिए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तेजाजी लिफ्ट है ये बीकानेर के लिए रखी गई। इसके अलावा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट है, ये बीकानेर और जोधपुर के लिए है। इसके अलावा गुरु जमेश्वर लिफ्ट है, ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के लिए है। और जय नारायण व्यास लिफ्ट है, तो जब भी जय नारायण व्यास का नाम आता है तो जोधपुर याद रहना चाहिए, तो जोधपुर और जैसलमेर के लिए। अब एक एक लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा कोई इंफॉर्मेशन है तो वो लेते हैं। जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट की बात करें तो आईजीएनपी की सर्वाधिक जिलों में वितरित लिफ्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट परियोजनाओं में आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी लिफ्ट परियोजना है इंदिरा गांधी की जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के लिए जल आपूर्ति की जाएगी, तो वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर वाले इलाके में ये जल वितरित करेगी। इसके अलावा कुंवर सैन लिफ्ट परियोजना है, ये सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली लिफ्ट परियोजना कौन सी थी, तो आप ये कहेंगे वो थी कंवर सैन लिफ्ट परियोजना, और सबसे लंबी भी यही है। और ये कहां वितरित है, तो ये कहां जल वितरण देगी, गंगानगर और बीकानेर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। तो देखो पन्नालाल बारूपाल है ये नागौर वाले इलाके के लिए। तो नागौर में जायल डी फ्लोरिडीकरण, देखो फ्लोराइड बहुत ज्यादा ना, तो फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना इसका मुख्य भाग है। जायल डी फ्लोराइडीकरण, शब्द देखिए, जायल इलाका है और ये है लिखा है डी फ्लोराइडीकरण पेयजल, क्योंकि फ्लोराइड अधिक होने की वजह से हमें बाहर से जल आपूर्ति करनी पड़ रही है। तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट है एक पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। उस लिफ्ट से नागौर में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ठीक, अब आप बात करते हैं तेजाजी लिफ्ट के बारे में। तो तेजाजी लिफ्ट है ये सबसे छोटी लिफ्ट होगी और जो केवल बीकानेर में स्थित होगी। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट है ये जोधपुर और बीकानेर के लिए होगी। इसके अलावा हमने आगे और देखा गुरु जमेश्वर लिफ्ट है, ये जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के लिए होगी। और जयनारायण के बारे में जैसा कि हमने जाना, ये जोधपुर और जैसलमेर के लिए। अब इसकी शाखाओं को अगर हम देखें तो एक तो रावतसर का जो इलाका आपको दिखेगा हनुमानगढ़ में। इसके अलावा श्रीगंगानगर के जो कौन कौन से इलाके, तो सूरतगढ़ है और अनूपगढ़। बीकानेर क्षेत्र है तो उसमें पुंगल है, दंतौर है और बिसलपुर है। बीकानेर जैसलमेर की बात करें तो ये चारण वाला जो इलाका आता है उसमें है। जैसलमेर में शहीद बीरबल वाला जो इलाका है और शहीद जो सागरमल गोपा है, यहां पर इसकी मुख्य शाखाएं आप देखेंगे। अब देखो रावतसर एकमात्र शाखा है जो आईजीएनपी के बाईं ओर है, याद रखना। जनरली सभी दाईं ओर हैं, लेकिन रावतसर जो शाखा है वो कौन सी दिशा में है, बाईं ओर है। और चारण वाला एकमात्र शाखा है जो 2 जिलों बीकानेर और जैसलमेर में वितरित की जाएगी। आईजीएनपी का सर्वाधिक लाभ है वो बीकानेर जिले को मिला है
और IGNP के द्वारा संचित क्षेत्र है वो कितना है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है इस डेटा को, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा में भी जब इसका आंसर लिख रहे होंगे तो ऐसे डेटा का इस्तेमाल करोगे। 16.17 लाख हेक्टेयर इलाका है ये इसके द्वारा सिंचित है। हाँ जी, अब पेयजल लिफ्ट की बात करें, पेयजल आपूर्ति के लिए, तो एक तो कंवरसन पेयजल लिफ्ट है ये बीकानेर और गंगानगर के लिए होगी। आपनी पेयजल लिफ्ट है ये गंधेली साहब लिफ्ट है ये चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के लिए। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट है ये जोधपुर के लिए है। और स्काडा तकनीकी क्या है ये थोड़ा सा आप एक बार देख लो। स्काडा तकनीकी है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है जिसके द्वारा पानी के वितरण और पानी का वितरण और नियंत्रण किया जाता है। तो स्काडा तकनीक क्या है, तो पानी के वितरण और नियंत्रण, नहर में इस्तेमाल होती है पानी के वितरण के लिए और उसके कंट्रोल के लिए, तो स्काडा तकनीक। अब ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए वरदान है। कैसे है, इसके कुछ तथ्य जानते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उत्तर पश्चिमी राजस्थान इलाका, देखिए कौन सा है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति की शुरुआत का मतलब है यहां से कृषि उत्पाद है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो आप देखोगे गंगानगर वाले इलाके के अंदर धान की खेती अच्छी होती है, गेहूं है, इनका स्पेशली गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना उधर आई है। साथ ही इसके आसपास आप देखोगे तो चारागाह भूमियों का विस्तार हुआ है। अब चारागाह भूमियों का विस्तार होने से पशु संपदा है उसमें भी वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि हुई है। अब दोनों ही चीजें, क्योंकि किसान के पास एक तो कृषि है और एक पशुधन है, अब ये दोनों ही उन्नत बने हैं तो किसान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब देखो सामाजिक स्थिति ना, ये यकीन मानिए कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा समाज में उसका प्रभाव होगा, तो जब आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। साथ ही इस इलाके में पानी आने की वजह से मत्स्य पालन जैसी जो फार्मिंग है वो शुरू होगी। इको टूरिज्म बढ़ा है यहाँ पे। और पेयजल आपूर्ति जो 3 लिफ्ट हैं, कंवरसेन, आपनी जो पेयजल योजना है और राजीव गांधी लिफ्ट है, इसके द्वारा विशेषता की जाती है। अब विद्युत उत्पादन इसके द्वारा कहां कहां हो रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल और बिरसलपुर, जो बिरसलपुर इलाका है बीकानेर वाला, यहां पर जल विद्युत है वो उत्पादन होता है इस नहर के माध्यम से। अब बात करें पश्चिमी राजस्थान, तो इसी इलाके में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में यहां बायोडायवर्सिटी में बढ़ोतरी हुई, जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है। और खास बात, जब इसी पश्चिमी इलाके की तरफ बढ़ते हो तो बाड़मेर का जो इलाका आप देखोगे तो बाड़मेर में जो रिफाइनरी लगाई है तो उस रिफाइनरी को जलापूर्ति वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं के द्वारा किया जाएगा। और साथ में ये मरु प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर पानी की कमी थी, किल्लत थी, तो मरुस्थलीकरण का लगातार विस्तार हो रहा था क्योंकि कोई भी वेजिटेशन या वनस्पति नहीं लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे पानी आ गया तो यहाँ पर अब मरुस्थलीकरण की रोकथाम की जा सकती है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब दिक्कत क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इससे कुछ हानियां भी हुई, वो देखते हैं। देखो, एक तो बड़ी सेम की समस्या, तो सर्वाधिक हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सेम की समस्या में बढ़ोतरी हुई, मतलब जमीन का वहां दलदली होना, नमी लगातार बने रहना, ये सेम की समस्या है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले इलाके में इसकी वजह से सेम की समस्या बढ़ी। दूसरा, जो लवणता की समस्या है, जिन इलाकों में पहले से ही जमीन के अंदर लवणता वाला जो एलिमेंट पाया जाता है और वो केशिकत्व की वजह से ऊपर आ रहा था, तो पानी मिलने की वजह से उनमें केशिकत्व और ऊपर आया तो लवणता की समस्या बढ़ने लगी, खारेपन की समस्या बढ़ने लगी। और एक बात देखो, भूमि विवाद में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जब पहले पानी नहीं था तो लोगों की जमीन ऐसे पड़ी थी, कोई खेती वेती में कोई काम नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे पानी आया तो जमीन को लेकर विवादों की संख्या बढ़ी। इसके अलावा भूमि की उर्वरकता में कमी, मुख्य कारण क्या हुआ, तो नहर की वजह से नहीं, लोगों ने खेती वेती करना शुरू किया तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होने लगा। इसकी वजह से फर्टिलिटी है उसमें भी कमी आई, उर्वरकता में भी कमी आई। ठीक है, और मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी होगी। जो एक्चुअल में मरुस्थल के जो वेजिटेशन है या यूं कहें जीव जंतु हैं, विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसमें कमी देखने को मिली। तो पहली नहर के बारे में हमने जाना वो थी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बात करते हैं गंग नहर के बारे में। देखिए, गंग नहर की शुरुआत है ये आजादी से पहले से ही है और वो है 1922 से 1927 के दरमियान। तो गंग नहर की शुरुआत 1922 से 1927 में।
किस नदी पर? सतलज नदी पर। याद रखना, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। सर्वाधिक लाभ गंग नहर से किसको होता है? तो आप कहेंगे श्री गंगानगर को होता है, क्योंकि एक्चुअल में बनाई गई श्री गंगानगर के लिए थी। तो निर्माता कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। छोटी छोटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया? तो आप कहेंगे महाराजा गंगा सिंह को कहा। रीजन क्या है? गंग नहर की वजह से। अब कुछ तथ्य हैं वो देखें। ये विश्व की पहली पक्की नहर है। दूसरा, राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अब देखिए, सतलज नदी का ये जो बहाव क्षेत्र है, इसका ये जो इलाका आप देख रहे हो हुसैने वाला, ये पंजाब में पड़ता है। इससे ये नहर निकाली गई और उसके बाद में गंग नहर इधर आई। और इसकी जो लिफ्ट है गंग नहर की, उनमें करनी लिफ्ट है, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट है, समीजा लिफ्ट है और लालगढ़ लिफ्ट है। ये गंग नहर की लिफ्ट है। गंग नहर की सभी लिफ्ट गंगानगर में ही स्थित हैं और इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ है वो गंगानगर को ही हुआ है। याद रहेगा आपको इतना। अब बात करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नौहर। जो नौहर क्षेत्र है, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है स्पेशली, तो नौहर जो नहर है, या इसी को नाम दिया गया है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। शुरुआत 2002 में हुई इसकी। और कौन सी नदी के लिए? तो आप कहेंगे नावी और व्यास का जो अतिरिक्त पानी है उसके निकालकर इस नहर की शुरुआत हुई। इससे कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ का जो नौहर और भादरा इलाका, वो चूरू का जो राजगढ़ और सादुलपुर है वो वाला इलाका। वित्तीय सहयोग कौन देगा? तो देखिए, इसके लिए जो वित्तीय सहयोग है ये यूरोपियन यूनियन और नाबार्ड देगा। कौन देगा? ध्यान रखना, यूरोपीय यूनियन और नाबार्ड। कौन सी नहर के लिए? नौहर नहर या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के बारे में। अब कुछ फैक्ट है इसके लिए। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद आर्थिक सहयोग वो बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा बंद कर दिया गया। इसके बाद आर्थिक सहयोग केवल और केवल किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। याद रखने वाली बात है, यूरोपीय यूनियन ने जो हमने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद में इन्होंने सहयोग बंद कर दिया और अब ये केवल नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित है। आगे बात करते हैं नर्मदा नहर की। इसकी शुरुआत 2008 में हुई है और ये नर्मदा नहर है, ये सरदार सरोवर बांध जो गुजरात है वहां से निकली है। सहयोग है वो गुजरात और राजस्थान का है। सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र है ये जालोर और बाड़मेर इलाके के लिए। नर्मदा नहर पर फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीकी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस नहर परियोजना में फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई को अनिवार्य रूप से लागू किया है? ये कंपलसरी है कि भाई इससे जो पानी का इस्तेमाल होगा वो फव्वारा टेक्निक के द्वारा या बूंद बूंद ड्रॉप सिस्टम है उसके द्वारा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर है वो सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाली गई है, 2008 में निकाली गई है। सहयोग गुजरात और राजस्थान का है और सर्वाधिक लाभ है राजस्थान में जो जालोर और बाड़मेर क्षेत्र है उसको हो। जैसा कि आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात पर और ये नर्मदा नहर है। और यहाँ पे आप जालोर में जो प्रवेश इसका देखोगे तो सीलू गांव है, ये राजस्थान में प्रवेश करेगी और बाड़मेर और जालोर का जो इलाका है वो इससे क्या होगा? सिंचित होगा। अब बात करते हैं नर्मदा लिफ्ट नहर के बारे में। इसी का इलाका है नर्मदा लिफ्ट में। आप देखोगे तो सांचौर लिफ्ट जो जालोर में है और भादरेड़ा लिफ्ट है ये जालोर में है, पनोरिया लिफ्ट है ये बाड़मेर में, ये इसकी लिफ्ट है। अब अगली नहर है उसकी बात करें तो गुड़गांव नहर या यमुना लिफ्ट है। सहयोग देखेंगे तो राजस्थान और हरियाणा का है। और कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। लाभान्वित क्षेत्र है सर्वाधिक राजस्थान का भरतपुर, उसके अलावा शेखावाटी रीजन में चूरू, झुंझुनू और सीकर होगा। इसके अलावा बात करें भरतपुर नहर की, तो भरतपुर नहर में अगर आप देखें तो सहयोग है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, क्योंकि भरतपुर के टच में उत्तर प्रदेश और वहीं से यमुना नदी है। लाभान्वित क्षेत्र किसका है? भरतपुर वाला है। अब ये जो ईआरसीपी है ये अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में। ईआरसीपी के अंदर एक ऐसी परियोजना है ये जो राजस्थान के 12 जिलों को प्रभावित करेगी और इसी को राष्ट्रीय परियोजना बनाए जाने पर लगातार राज्य सरकार मांग उठा रही। तो देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, संभावित बजट इसका कितना है? तो आप कहेंगे 37,50,000 करोड़। 37,500 आगे क्या लिखा है? करोड़। 37,500 करोड़ ये संभावित है बजट इसका। लाभान्वित क्षेत्र क्या होगा? तो देखो, एक तो भरतपुर संभाग में क्या क्या? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अजमेर और टोंक होगा। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा और अलवर होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो 12 से 13 जिलों में लगभग 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करवाना है। इस परियोजना में 26 वृहद और मध्यम बांध परियोजना निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आप डीआरपी राजस्थान का जो सूचना मंत्रालय है या सूचना विभाग है, उसकी साइट पे जाके अगर देखोगे तो आपको और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहां से मिल जाएंगे। तो राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत मानसून के समय चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे कौन सी हैं, कुनु, कुराल, काली सिंध, चाकन, मेज, पार्वती, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो बाण गंगा, चंबल, बनास, गंभीरी आदि नदी में वितरण किया जाएगा और इनसे फिर एक क्या बना दी जाएगी, कैनाल बना दी जाएगी जो इन इलाकों के अंदर पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति करेगी। अब राजस्थान की जो छोटी मोटी जो प्रमुख लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना है उनको देखिए, जैसे भीम सागर परियोजना। अब देखो भीम सागर परियोजना कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए झालावाड़ में। गगरीन है, ये भी कहां पर है, झालावाड़ में। पीपलाद है, ये भी झालावाड़ में है। काली सिंध है, ये भी झालावाड़ में है। और चोलिया चौरी है, ये भी झालावाड़ में। तो आपने झालावाड़ तथ्य बनाकर देख लेना। झालावाड़ में भीम सागर परियोजना है, गगरीन परियोजना है, पीपलाद परियोजना है, काली सिंध परियोजना है, चौरिया चोली परियोजना है। इसके अलावा दो और देख लें, छापी ये भी भीलवाड़ा में है, रेवा ये भी भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की 7 परियोजना जो लघु और मध्यम है उनको आप जरूर देखें। अब बात करते हैं 12 को लेकर। तो 12 के अंदर आप देखेंगे तो बैंथाली है, बिलास है, परवन, लहासी और हथियादे है। ये परियोजना है, ये 12 से संबंधित है। अब आगे बात करें कोटा को लेकर। तो देखिए कोटा के अंदर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र सागर परियोजना, गोपालपुरा परियोजना, तलकी परियोजना, साउंड भादो परियोजना, ये कहां पर है, कोटा में है सभी। एक और देख लें आलंगिया जो परियोजना ये भी कोटा के अंदर ही है। अब बूंदी को लेकर बात करें तो बूंदी में गुड्ढा है, गुरदड़ा है, इसके अलावा जिग जैग है और चाकण है, मेज है। ये तमाम बूंदी में है, ये बूंदी की परियोजना है। कौन कौन सी, गुड्ढा है, गरदड़ा है, जिग जैग है, चाकण है और मेज है। ये तमाम परियोजना बूंदी में स्थित है। अब बात करें भीलवाड़ा को लेकर तो मेज बांध है, ये भीलवाड़ा के लिए परियोजना है और माधो सागर बांध है, ये दौसा के लिए। इसके अलावा रेडियो सागर है, ये भी दौसा में है और मोरेल है, ये दौसा और सवाई माधोपुर में है और चिरमिर है, ये भी कहां पर है, दौसा के लिए। इसके अलावा झील मिली है, ये भी दौसा में है। अब बात करें बिसलपुर परियोजना तो बिसलपुर कहां पर है, टोंक वाले इलाके में। इसके अलावा टोंक में एक और देखोगे टोरडी सागर, ये परियोजना भी टोंक में है। ईसरदा बांध आपने सुना होगा तो उसी परियोजना है, तो सवाई माधोपुर में हो। पीपलाद इलाका है, ये भी आप देखोगे तो सवाई माधोपुर का इलाका है। और इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना जो चंबल से निकली है वो सवाई माधोपुर में, और धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो चंबल की है तो वो भी धौलपुर में स्थित है। ये धौलपुर में है, बाकी सवाई माधोपुर में। धौलपुर में एक और देखेंगे तो पार्वती परियोजना आपको धौलपुर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अजमेर को लेकर बात करें तो नारायण सागर परियोजना वो अजमेर में है। जालोर की बात करें तो बांडी चंदेड़ा है, ये जालोर के अंदर है और बांकली बांध है, ये भी जालोर के अंदर आप देखोगे। सिरोही की बात करें तो सूकली सेलवाड़ा है, ये सिरोही में है। इसके अलावा बत्तीसा नाला है, ये भी सिरोही में आपको देखने को मिलेगा। ये भी लघु परियोजनाएं हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं तमाम इलाकों को लेकर। अगर उदयपुर की बात करें तो सोम जो परियोजना है कादगर, जो सोम कादगर परियोजना ये उदयपुर के लिए। और सोम कमला अंबा ये बहुत फेमस है, सोम कमला अंबा है, ये डूंगरपुर के लिए। और बीखा भाई सागवाड़ा नहर जिसे माई से निकली है, ये डूंगरपुर में है। इसके अलावा कडाना बैंक वाटर परियोजना है, ये डूंगरपुर में है। अन्नास परियोजना है वो बांसवाड़ा में है और ओरई परियोजना है ये चित्तौड़ में है और राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में। इन तमाम छोटी छोटी परियोजनाओं को एक बार आंखों से निकाल लेना जिसे आप समझ पाओ। अगले सेशन में हम बात करेंगे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स के माध्यम से क्लाइमेट को लेकर कि जलवायु क्या होती है और राजस्थान में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या तथ्य
स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स में दे रखे हैं ये। जैसे ये नोट्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद में हम राजस्थान ज्योग्राफी के सम्यक जो इंस्टीट्यूट है उसके नोट्स की समरी करेंगे, तो ज्योग्राफी का सेशन हमारा ठीक से हो जाएगा। और साथ में हम आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी में जो राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान का जो कार्यपालिका है इससे संबंधित है, या स्थानीय जो नगर निकाय हैं उनके बारे में वो तमाम तथ्य भी लेके आएंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे क्लाइमेट को लेकर, जलवायु को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।